धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी। जो मैंने डायरेक्टर आईआईटी खड़गपुर से निवेदन किया, उसके पीछे सोच ये है कि सोच हमें बदलनी होगी। अभी तक हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज हमारे गांव में भी है, पड़ोस में भी है, तब भी हमें लगता है कि हमारा उससे क्या वास्ता। हम लोग उससे कोई वास्ता नहीं रखते हैं। 2-3 दिन पहले आपने देखा कि तमिलनाडु के ग्राम पंचायत के सरपंच ने जब यहाँ पर प्रस्तुति किया था कि उन्होंने अपने पंचायत में जो इंजीनियरिंग कॉलेज आदि बने, उनसे ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का भी बनाया। और जब आप रेवेन्यू किसी से लेंगे तो हमें सेवाएं भी उनको प्रदान करनी होंगी। बगैर सेवा दिए हुए आपको कोई रेवेन्यू या कोई टैक्स या कुछ भी आपको नहीं देगा। हम किसी से अगर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर हम उसको समय से दें, बगैर किसी परेशानी के दें, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराष्ट्र का आपने एग्जाम्पल देखा था कि साहब वहां पर अच्छी सेवाएं जब ग्राम पंचायत ने देना शुरू किया तो लोग 100% प्रॉपर्टी टैक्स देना शुरू कर दिए। तो एक तो वो चीज है कि किसी भी चीज को कहीं पर भी हमें ये जो विकास का मॉडल यहाँ पर खींचा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास के जो गोल हैं, जिसको हम लोगों ने इन 9 थीम में बांटा है, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है और सारी चीज को मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। इसमें हमें सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लाना होगा। ये केवल भारत सरकार के भरोसे नहीं होगा, ये केवल राज्य सरकार के भरोसे नहीं होगा, ये केवल हमारे जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के भरोसे नहीं होगा। इसमें हमें सभी लोगों को साथ लाना होगा। ये कौन लोग हो सकते हैं? ये गांव के पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, गांव के रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद आकर के गांव में रहते हैं। उनसे हम अनुरोध कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो कक्षा 8 में 10 में पढ़ रहे हैं, ये मैथ्स में कमजोर हैं या अंग्रेजी में कमजोर हैं, तो क्या आप इनकी कुछ मदद कर सकते हैं? और वो अगर 1 घंटे के लिए भी वहां पर आकर के उन्हें पढ़ाने लगे, उनकी कोचिंग करने लगे, तो वो उन बच्चों के लिए पूरा जिंदगी बना देगा। जैसे कई जो जेएनके में ही शर्मा जी बता रहे थे कि इन्होंने हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाया, अच्छे टीचर्स को अपने यहाँ पर लाए, उनको कहा कि आप हमारे स्कूल में आइए, हमारे बच्चों को पढ़ाइए, तो उन बच्चों की तो जिंदगी बदल जाएगी शर्मा जी की बदौलत। और वो अध्यापक जो वहां पर आकर के पढ़ाते हैं, जिन्होंने उनको 2 घंटे की मैथ्स में, फिजिक्स में, साइंस के सब्जेक्ट्स में, अंग्रेजी में, लेकिन हम लोग उनसे अनुरोध नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साहब ये पढ़ाने का काम ये तो टीचर सरकार ने, पता नहीं यहाँ पर 3 टीचर तैनात है कि 5 टीचर तैनात है, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। हमने तो हम अगर जाएंगे भी कलेक्टर के रूप में जाएं, एसडीएम के रूप में जाएं, तो प्रधान से पूछे प्रधान जी कितने टीचर, बोलते हैं हमें नहीं पता, हमने तो कभी उनको देखा नहीं है। हमने देखने की चेष्टा भी नहीं की है क्योंकि ना हम उस स्कूल से खुद को जोड़ते हैं और ना उन बच्चों से हम अपने आप को जोड़ते हैं। हमारे बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहां पर जो सबसे गरीब तबके का बच्चा है वही सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये पढ़ लिख के कहाँ जाएगा। अगर हमारी ये सोच रहेगी कि ये पढ़ लिख करके कहाँ जाएगा, इसका बाप तो चरवाहा है या इसका बाप तो खेतीहर मजदूर है, तो फिर हम कभी भी उस स्कूल का भला नहीं कर पाएंगे, चाहे आप यहाँ से कुछ भी देख करके जाएं, सुन कर जाएं। लेकिन जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी से मेरा अपना पारिवारिक नाता, वो हमारे बच्चे की तरह है, तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। तो ये चीज परसों 1 दिन पहले हमने कहा था कि टीचर को अपने बच्चों के साथ वो लगाव होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए कि ये मानो उसके खुद के बच्चे हैं।
तब जो सबसे कमजोर बच्चा भी होगा उस पर भी वो टीचर ध्यान देगा, और जब ध्यान दे करके थोड़ा सा प्यार से उसे पुचकारेगा तो वो बच्चा भी पढ़ाई पर ध्यान देने लगेगा। और ये सबसे कठिन काम है कि जो पहले जनरेशन का पढ़ने वाला है, अगर उसके माँ बाप अनपढ़ हैं और वो बच्चा या बच्ची पहली बार स्कूल जा रही है, उसके लिए घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, तो उनको पढ़ाना बहुत कठिन कार्य होता है। तो वहां पर जो अध्यापक उनके पढ़ा रहे हैं, उनके साथ अगर हम आत्मीयता बनाएंगे, उनकी अगर हम मदद करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, तो फिर कोई कारण नहीं है कि अपने गांव में शिक्षा की जो स्तर है वो बेहतर नहीं होगा। तो ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई 1 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी नहीं चाहिए। वो सारा कुछ आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दूसरी बात, स्वास्थ्य के मामले में लोग बता रहे थे, आप लोग भी आपस में बात करते हो, केरल में है कि जो पीएचसी भी होता है वो भी पंचायत के अधीन आता है। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनको नियमित रूप से आना ही आना है। दूसरी जगह में क्या होता है, कई उत्तर के बहुत सारे राज्यों में कि पीएचसी में कागज पर डॉक्टर तैनात है, वास्तव में वो हो सकता है अपने उस अस्पताल में महीने में केवल 5 दिन आए और वो भी 1 घंटे 2 घंटे का खाना पूर्ति करके चला जाए। उसकी तनख्वाह निकलती है जिले से, वो तनख्वाह उसकी निकल रही है, उसका उसके गांव से कोई वास्ता नहीं है। और आपने उदाहरण देखा था अंडमान निकोबार का, जो वीडियो दिखाया गया था कि वही पीएचसी है, उसको, उस डॉक्टर को भी भारत सरकार, राज्य सरकार से उतनी ही तनख्वाह मिल रही है जितनी दूसरी जगह, लेकिन वो घर घर जाकर के सभी परिवार की खैरियत पूछता था कि कहीं पर कोई बीमार तो नहीं है, किसी को उसकी मदद की जरूरत तो नहीं है। कोई अंतर नहीं था, वो भी एमबीबीएस वैसे ही किया था जैसे बाकी डॉक्टर करते हैं। लेकिन एक डॉक्टर में सेवा भाव है, एक डॉक्टर है जो अपना निजी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस में लगा हुआ है कि सरकारी सेवा में जो हमको मिल रहा है वो तो बंधा है, इसके ऊपर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूं, बड़े लोगों का ऑपरेशन करूं, बड़े लोगों का दवा लिखूं, ताकि मैं 10,000 की जगह 5 लाख कमाने लगूं। तो ये चीज है कि हम मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आपको जैसे धनराशि मिल रही है, 15वां वित्त आयोग का मिल रहा है, आपको पता है कि आपके गांव में एक आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना होगा कम से कम। बिहार जैसे राज्य में तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी नहीं मिलता है, कहीं पर भी कोई बीमार हो तो उसको सीधे पटना और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। आने जाने का खर्च, किराया, समय का, ये आप कहीं पर गाड़ी ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आप ट्रेन पे बिठा के ले जा रहे हैं, कई बार तो रास्ते में ही पेशेंट की मौत हो जाती। ये सारी दिक्कत वहां पर होती है। तो क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि एक डॉक्टर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हम अपने पंचायत घर में आपको जगह देंगे, आप हफ्ते में कम से कम 1 दिन या 2 दिन 2 घंटे के लिए भी आकर के आप वहां पर ओपीडी कर दीजिए। ऑपरेशन मत कीजिए, लेकिन है कि लोगों का आकर के आप अपने साथ थर्मामीटर ला रहे हैं, आप अपने साथ जो ब्लड प्रेशर नापने का ला रहे हैं, और अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आप उसका नब्ज देख करके ही आप पता चल जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी है। और अधिकांश बीमारी जो होती है वो साधारण बीमारी होती है, जो पानी या मच्छर आदि के ये होता है, जिसको लोग देख करके दवा दे देंगे, आप ठीक हो जाइए। क्या पंचायत वहां पर ये इनिशिएटिव ले सकती है, या वो केवल डीसी और कमिश्नर को दस्तखत लिख के देते रहेगी कि साहब यहाँ पर तो डॉक्टर कोई नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, आपने 6 महीने तक दस्तखत लिखते रहे, एप्लीकेशन देते रहे, कोई आया तो उसके सामने शिकायत करते रहे? क्या हम कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं।
और उसके लिए आपको केवल सरकारी ये की ही जरूरत नहीं है। जो लोग आपको डॉक्टर जिसको गांव में आकर के देख रहा है, वो खुद ब खुद एक जितनी भी उनकी क्षमता होगी वो फीस भी देने को तैयार होंगे, क्योंकि उनका आने जाने सारा कुछ का जो है वो खर्चा बच रहा है। लेकिन आपके पास जो अनटाइड फंड्स है, जहां पर मिल रहा है, उससे कोई आपको नहीं रोक रहा है कि आप स्वास्थ्य सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आप डॉक्टर को एक निर्धारित फीस जो है, उसकी सेवा शुल्क जो है वो आप उसको दें। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि सरकारी पैसा है तो उससे केवल बिल्डिंग बनेगा, उससे केवल फर्नीचर खरीदा जाएगा, उससे केवल मशीनरी खरीदी जाएगी। ये चीज गलत है। अब जो हम लोगों ने आपका गाइडलाइंस बना है, उसमें हम लोगों ने कहा है कि आप अगर कोई सेवा प्रदान कर रहा है तो उस सेवा प्रदाता को जो सेवा वहां पर दे रहा है उसका भी भुगतान आप वित्त आयोग के पैसे से कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ संभव है, लेकिन सोच हमें अपनी बदलनी होगी। दूसरी बात जो सुबह में मेरे सहयोगी सचिव ग्राम विकास ने कहा और जो पहले भी मैं कह चुका हूं कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि जो पंचायतें हैं वो क्या केवल कार्यदायी संस्था है, आर दे ओनली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, या वो स्थानीय शासन की एक मजबूत इकाई है, दे आर अ स्ट्रॉन्ग यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस चीज पर सोच बदलनी होगी और जितनी जल्दी हम लोग सोच बदले उतना बेहतर है। कई बार होता है कि हम लोग कलेक्टर के रूप में, एसडीएम के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम लोग सोचते हैं कि प्रधान है या सरपंच है तो ये हमारे पटवारी या तहसीलदार या और किसी कर्मचारी की तरह एक कर्मचारी है जिसको मैं आदेश दूंगा कि आप यहाँ पर शामियाना लगवा दो, आप यहाँ पर 10 कुर्सी की व्यवस्था कर दो, आप 50 लोगों को इकट्ठा कर दो, और वो आपके कर्मचारी की तरह आपके आदेश पर करते फिरेंगे। इस सोच को भी बदलना होगा। कई जगह पर आपकी जो पंचायती राज की जो हमारी एक्ट्स बनी हुई है, ये एक्ट बनी आज से 50 साल पहले। 50 साल में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है, और आने जो 50 साल में जितना चेंज हुआ है उससे ज्यादा चेंज आपका अगले 5 साल में, 10 साल में होगा, आपके जीते जी होगा। और इसके लिए हमको अपने एक्ट और नियम, जो हमारे कानून और नियम बने हुए हैं, उनमें भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ये तो नहीं हो सकता है कि हमने अपनी सोच बदल दी, हमने अपनी मानसिकता बदल दी, लेकिन हमारा जो कानून है, हमारा जो नियम है, वो हम 50 साल 70 साल पुराने कानून से चलते रहे। जो बदलता हुआ जो परिवेश है उसका रिफ्लेक्शन हमारे एक्ट्स और इसमें भी होगा। एक और चीज की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप सभी लोग गांव से हैं, सड़कों का जाल बिछ गया, आपका नेशनल हाईवे बन गया, स्टेट हाईवे बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया। पहले जो नेशनल हाईवे भी 2 लेन वाला होता था, वहां 4 लेन हो गया। गांव-गांव में आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बन गई। पहले जहां हमें जाने में 2 घंटे 4 घंटे लगते थे, अब हम वहां पर 15 मिनट 30 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। और ये आप देखते हैं कि जहां सड़क का निर्माण होता है उसके दोनों तरफ जो खेत भी होते हैं, उन खेत को भी कोई ना कोई आकर के किसान से वो खरीद लेता है, और फिर वो वहां पर लैंड यूज चेंज करके, जो एक सवेरे कह रहे थे पंजाब से कि लैंड यूज चेंज करने में कितनी परेशानी होती है, लेकिन वो तहसील से लैंड यूज चेंज करा के वहां पर वो अपना पेट्रोल पंप बना लेगा, अपना रिसोर्ट बना लेगा, रेस्टोरेंट खोल लेगा, दुकान बना लेगा, कुछ भी कर लेगा। लेकिन वो कौन कर रहा है, फायदा कौन उठा रहा है? फायदा उठा रहा है कोई बाहरी आदमी, कोई दिल्ली का आदमी, कोई चंडीगढ़ का आदमी, कोई मुंबई का आदमी, कोई पुणे का आदमी। जो गांव वाला है वो तो उतना ही ये हो गया।
और दूसरा है कि अगर गांव के लोग करते भी हैं तो वो बेतरतीब तरीके से, कहीं पर किसी ने एक दुकान खोल लिया, सामने में किसी ने हॉस्पिटल खोल लिया, सामने में किसी ने स्कूल खोल दिया। कई जगह पर होता है कि स्कूल के बच्चों को अगर रोड क्रॉस करना है और आपका सामने से हाईवे बना हुआ है तो 4-5 लोगों की महीने में जो है रोड क्रॉस करते हुए ही एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई। और जो यहाँ पर सवेरे मैडम दिखा रही थी, जो ये जियो स्पेशल प्लानिंग की बात कर रही थी, कि आप अगर अपने गांव का ही देखें तो पिछले 20 साल 30 साल में डेटा आपको बताएगा, जो सैटेलाइट मैप्स हैं वो आपको बताएंगे कि कितना चेंज हुआ है। पहले अगर गांव की आबादी केवल 5000 थी तो अब वो बढ़ करके पिछले 10 साल में 20 साल में वो बढ़ के 15,000 हो गई। और सड़क आ गया है तो अगले 20 साल में वो हो सकता है बढ़ के 40,000 हो जाएगी। तो अगर गांव का फैलाव हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है, तो फिर हमें सुनियोजित विकास यानी प्लान्ड डेवलपमेंट अगर करना है तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। प्लान डेवलपमेंट के लिए जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट बता रहे थे कि रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जो जारी हुई है, कि हमको गांव में भी इलाके ढूंढने होंगे कि कौन सा इलाका रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बेहतर है, कौन सा कमर्शियल के लिए बेहतर है, कौन सा इंस्टीट्यूशनल जहां पर हमारी स्कूल और ये अस्पताल और ये सब बन सकते हैं उनके लिए बेहतर है। और वो शुरुआत हमें करनी होगी। वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल बेतरतीब तरीके से डेवलपमेंट होता रहेगा और फिर वहां पर आप पतली पतली गलियां, पतले नाले, नल, पानी के निकास की व्यवस्था वही हम करते रह जाएंगे। तो ये भी समय आ रहा है कि जब हम गांव के बारे में, कि गांव का आगे कैसे विकास होगा, इस पर भी देखें। और एक मैंने संभवतः ये भी बताया था कि विशेष रूप से जो नॉर्थ इंडिया के गांव हैं जहां आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब आप देखेंगे कि 20% लोगों के पास तो 20 स्क्वायर मीटर का भी प्लॉट साइज नहीं है। जब हम ये स्वामित्व से सारी मैपिंग हो रही है तो ये डेटा निकल के आ रहा है कि लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिनका प्लॉट का ही साइज जो है 20 स्क्वायर मीटर। 20 स्क्वायर मीटर कितना हुआ आपका, जो है समझिए 4-5 मीटर बाई 4 मीटर का हुआ। 5 मीटर हुआ करीब 15 फीट, 4 मीटर हुआ करीब 12 फीट। तो 15 फीट बाई 12 फीट का अगर पूरा प्लॉट ही है तो उसमें कौन सा आपका बेडरूम होगा, कौन सा किचन होगा, कौन सा ड्राइंग रूम होगा, कौन सा सामने का जो है आपका गार्डन होगा, कौन सा किचन गार्डन होगा, कहाँ आप गाय बांधेंगे, कहाँ भैंस बांधेंगे। तो ये इन चीजों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम चाहे कुछ भी कर दें, और कई जगहों पर हम लोगों को ये सोच विकसित करनी होगी, क्या हमको कुछ ऐसे गांव को हमको नए सिरे से हमको उसका रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। और जो आपको स्वामित्व में कार्ड मिल रहा, प्रॉपर्टी कार्ड मिल रहा या मिलेगा, उसके बाद उस जमीन की भी मार्केट वैल्यू होगी। उस मार्केट वैल्यू के आधार पर क्या हम लैंड पूलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान देने पर और सोचने की जरूरत होगी। आज तक जैसे काम होता रहा है वही अगले 20 साल तक होता रहेगा, इसके बारे में अपने मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ये जो अभी तक जैसे हम काम करते रहे हैं, अगर हम चाहेंगे कि इसी तरह से अगले 20 साल तक भी काम होता रहे तो वो संभव नहीं है। पिछले 10 साल में आपने देखा है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटाइजेशन की वजह से पंचायतों का अधिकांश काम अब आपका डिजिटल हो गया। आप जो पेमेंट्स करते हैं वो भी PFMS के माध्यम से, वो भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है। और जब गांव-गांव में आपका ये ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क फैल जाएगा तो बहुत सारी आपकी मीटिंग्स जो हैं वो भी आपकी वीडियो पर ही होने लगेंगी।
जो अभी हम लोगों को बीडीओ से, डीएम से, किसी से मिलने जाने के लिए होता है, हो सकता है आप अपने गांव से ही जो है समय निर्धारित है, आप वहां पर ये कीजिएगा, वीडियो कॉल कीजिएगा, आपकी होगी 5 साल 10 साल के बाद संभव है हो जाए। तो ये सारी जो चेंजेस हो रही हैं उसके लिए भी हमें तैयार होना होगा। कहने का तात्पर्य यह कि जो पंचायतें हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमको सोचने की जरूरत है, और वो चूंकि आप लोग फील्ड से हैं, आप लोग दिन प्रतिदिन वहीं पर रहते हैं, उस पर आपको सोचना होगा कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में, एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में, एक फिनेंशियल यूनिट के रूप में आपको सुदृढ़ करने के लिए क्या करना होगा। क्या एक बिल्कुल छोटा पंचायत जिसकी आबादी केवल 500 है और एक पंचायत जिसकी आबादी 10,000 से ऊपर है, उन दोनों को हम एक पैमाने पर तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते हैं। उसकी जो रिसोर्स जनरेशन की कैपेसिटी होगी, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होगी, वो आपसे कहीं ज्यादा होगी। तो क्या हमें पंचायतों के पुनर्गठन की भी जरूरत पड़ेगी? हो सकता है पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन चीजों पर भी लोग सोचना शुरू करें। तो ये दूसरी चीज कि ये चीज पर आप लोगों को और हमें, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, विश्वास में लेकर के निर्णय लेने होंगे। ये नहीं है कि साहब यहाँ पर बॉम्बे में बैठ करके या लखनऊ में बैठ करके या भोपाल में बैठ करके कहीं पर भी कोई कुछ भी निर्णय कर ले और वो आप पर थोप दिया जाए। इन सब चीजों पर चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में आपको भी अपनी सोच विकसित करनी होगी, आपको भी नेतृत्व करना होगा, आगे आकर के बात अपनी रखनी होगी। तो सारा खेल जब हम बोलते हैं मानसिकता बदलने की है, तो मानसिकता न केवल आपकी बल्कि सरकारी अधिकारियों की भी मानसिकता को बदलने की जरूरत है, हम लोगों की। और इसीलिए मैंने पहले दिन से कहा कि ऐसा नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और जहां पर भी जितने भी केसेस यहां पर आए हैं, वहां पर आपने देखा है कि जो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें उनके स्थानीय अधिकारियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिला है। और वो जब सहयोग और समर्थन मिलता है, तब आप काम बहुत आसानी से, बहुत तेजी से कर सकते हैं। और जहां पर वो नहीं मिलता है, तो वहां पर आपका काम बहुत कठिन हो जाता है। असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कठिन जरूर हो जाता है। दूसरी बात है कि आप जो चुने हुए पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, आप तो उसी गांव में 24/7 आपको रहना है। ये थोड़ी है कि यहाँ काम दिन भर किए और उसके बाद शाम में जो है आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या स्टेट हेडक्वार्टर चले गए। आपको तो वहीं रहना है, और लोग आपको निरंतर कसौटी पर परख रहे हैं, आपके एक एक आचरण का। आप किससे खाते, किसके साथ खाते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, सारी चीज लोगों को पता रहती है। कोई भी चीज किसी से छुपा हुआ नहीं रहता। जो अभी तक का डेटा आ रहा है कि 80% 90% लोग जो हैं, एक टर्म के बाद दूसरा टर्म जीत पाने में लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे भी उदाहरण हैं जो कि 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार जीत के आते हैं। आप ही जैसे शर्मा जी दोबारा अनअपोज्ड हुए। एक महिला सरपंच ने भी बताया था कि वो भी कैसे अनअपोज्ड जो है जीती। बिहार की ही महिला थी जो बता रही थी उस दिन, भोजपुर की। तो ये सारी चीजें हैं कि जो विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेगा तो लोग उसको पसंद भी करते हैं, वोट भी देते हैं। लेकिन जो विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तो फिर हमको पैसा भी खर्च करना पड़ता है, मुर्गा मुर्गी भी खिलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये चीज बहुत विचारणीय है कि क्या ये पूरी जो व्यवस्था है ये केवल पैसों वालों का रह जाएगा, या इसमें जो गरीब है, साधारण परिवार का है, उसको भी मौका मिलेगा कि वो आगे बढ़ करके आगे आ सके।
तो एक तो इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरा हमारा आपसे ये निवेदन है कि अपने आसपास में जो कौन सा कॉलेज है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो आपकी मदद कर सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, मेडिकल कॉलेज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें उनको अप्रोच करना पड़ेगा। और इसमें जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं और सारे, और हम लोग भी, जो ये पूरा एसडीजी का कैंपेन चल रहा है, जो ये 9 थीम्स पर आ रहा है, इस पर हम लोगों का भी जोर यही है कि सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के चलें। माननीय प्रधानमंत्री जी का निवेदन है, और अभी गुजरात में जब वो सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या हर एक ग्राम पंचायत अपने लिए कोई स्थापना दिवस तय कर सकता है? आप तय कीजिए कि हम साल के इस तारीख को अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे, और उसमें अपने गांव के जो भी गणमान्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने अच्छा किया है, उनको हम बुला करके न्योता देंगे कि आप भले श्रीनगर में रहने लगे हैं, लेकिन इस तारीख को हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप अपने गांव में आए, हम लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। और उनसे उनकी अपेक्षा अनुसार गांव के विकास में आपका सहयोग लेना चाहते हैं। पंजाब के भाइयों ने बताया, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर इनके गांव के लोग, पिंड के लोग जो विदेशों में जाके रह रहे हैं, वो अपने गांव के विकास के लिए पैसा देने को तैयार है, पैसा दे भी रहे हैं, विकास भी हो रहा है। लोग खुद आकर के वहां पर देख रहे हैं कि साहब कौन सा ऐसा काम करें जिससे गांव की तरक्की हो। तो उन सारे लोगों को हम कैसे एक साथ लाएं? तो है कि क्या हम अपने लिए गांव की एक स्थापना दिवस को तय करें कि हम 5 जनवरी को अपने गांव की स्थापना दिवस मनाएंगे, और उसको विकासोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाएं, जिसमें आप गांव के सभी, उस दिन ग्राम सभा की बैठक करें, गांव के सभी लोगों को बुलाएं, जो पढ़े लिखे गणमान्य व्यक्ति गांव के रहें, और भले अब वो शहर में जाके रह रहे हैं, उनको भी निमंत्रण दें, और अगर आते हैं तो उनका सम्मान करें, और उनसे कहें कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप हमें बताओ कि हम गांव के विकास में क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक तो ये एक तरीका होगा लोगों को जोड़ने का। दूसरा तरीका है कि आसपास के जो इंस्टीट्यूशंस, अगर आईआईटी जैसी कोई संस्था हो, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, उनके प्रिंसिपल से, उनके टीचर से जा करके भेंट करें कि साहब हम आपके गांव के, आपके बगल के पड़ोस में हैं, क्या आप हमारे गांव के विकास में मदद कर सकते हैं? एक बार पहल तो करें, फिर देखते हैं कि उनका क्या जवाब आएगा। बाकी हम लोग तो जो यहाँ से निर्देश देना होगा वो तो हम लोग करेंगे। और आज जो ये पिछले 1 हफ्ते में हम लोग हर एक सेशन में अलग अलग, जो सरकार से सीधे जुड़े हुए नहीं है, जिनका सीधा पंचायत से कोई वास्ता नहीं है, उन सारे लोगों को बुला करके यहाँ पर आपके सामने ये कर रहे हैं। उसके पीछे मकसद यही है कि इन सारे लोगों को विकास के इस कार्य में पंचायतों के साथ जोड़े। ये ले आईआईटी खड़गपुर, हो सकता है कि साहब यहाँ पर अपने इलाके के आसपास के 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव ये कहें कि आप ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। ये जो 9 थीम्स पर आप काम कर रहे हैं, उसका हम मूल्यांकन करने में, उसमें हम आपको बताने में कि आपकी यहाँ पर कमी रह गई, आपको ये करने की जरूरत है। सरकारी अधिकारियों के साथ साथ हम भी आपकी मदद करेंगे, हम भी आपको गाइडेंस देंगे। तो कई इस तरह की चीजें हैं जिसमें हमें लोगों का साथ लेना होगा। तो ये जो 9 थीम्स बताए गए पहले दिन से, जो यहाँ पर हम लोगों ने पहला दिन जो लोगो इसका जारी हुआ, ये सारे फिल्म्स, ये सारी जितनी चीजें आई, ये हम लोग हर एक पंचायत को भेजेंगे।
हर एक राज्य सरकार सभी जगह हम लोग ये भेजेंगे, ताकि आप जब अपने पंचायत की मीटिंग करते हैं, आप अपने ग्राम सभा की मीटिंग करते हैं, तो सबसे पहले लोगों को ये फिल्म दिखाएं कि साहब देखिए नागालैंड में ऐसा हो रहा है, असम में ऐसा हो रहा है, केरल में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। तो उस चीज को दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि भारत जैसे बड़े देश में अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरा, जो हम लोगों का राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों की ट्रेनिंग आदि का कार्य होता है, इसको भी जो नई कार्य योजना अभी कैबिनेट से अप्रूव हुई है, उसमें आपके ट्रेनिंग को भी आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। ज्यादा जोर किताबी ज्ञान देने की बजाय कि आप दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ जाकर के खुद देखें, खुद उनके साथ बात करें, समझें और सीखें। और ये जब अनुभव का शेयरिंग होगा तो लोग वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तकनीक का कैसे प्रयोग होगा, ये सारी चीजों पर हम लोग विचार करके फिर वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है कि साहब जो इस तरह का हम लोगों ने सेशन किया, माननीय मंत्री जी ने भी सवेरे कहा, और जितनी हम लोगों की जानकारी है कि दूसरे लोगों ने भी, कि 7 दिन का इस तरह का सेशन कहीं पर चला हो, वो संभवतः सामान्य रूप से नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने 7 दिन का किया, थीम वाइज बांटा। नहीं तो अगर हम लोग भी चाहते तो 1 दिन का सेशन करके आपको 1-1 घंटे का, आधे घंटे का सभी पर फिल्म दिखा करके विदा कर देते। हम भी अपनी छुट्टी क्यों बर्बाद करते, आपकी भी छुट्टी नहीं बर्बाद करते। लोगों ने अपनी बैसाखी भी यहीं मनाई, बिहू भी यहीं मनाई, सब कुछ यहीं पर मन गया। गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे भी है, आज ईस्टर भी है। तो वो एक सोच था कि हम काम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसे आधा अधूरा ना करें, अगर कर रहे हैं तो उसको पूरे दिल से करें, पूरी ईमानदारी से करें। और वो अगर ईमानदारी से हमें काम करना है, ईमानदारी से अगर हमें आपको अपने पार्टनर बना करके, अपने सहयोगी बना करके आपकी समस्याओं को दूर करना है, तो हमें आपकी सहूलियत को भी ध्यान रखना होगा, आपकी क्षमता को भी ध्यान रखना होगा। यहां पर हम लोग आए, सब अंग्रेजी में बोल करके चलते बने। आप जो है मतलब लिहाज बस कि साहब बड़े अधिकारी हैं, बड़े मंत्री हैं, क्या बोले, आप लोग चुपचाप सुन लेते, ताली भी बजा देते, ये लेकिन एक ही होता कि ये तो क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। तो ये जो काम जब हम पंचायत के साथ काम करेंगे तो अलग अलग जगहों पर हिंदी से भी काम नहीं चलेगा। कई राज्यों में हमको स्थानीय भाषा जो है, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, असमीज हो, इन सारे लोगों चीजों में भी हमें अपनी बात लोगों तक रखनी होगी। और वो चीज के लिए हमें भी विशेष मेहनत करनी होगी। लेकिन ये हम आप लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि हम लोग वो मेहनत करने को तैयार हैं। जो हम लोगों के सभी सहयोगी अधिकारी यहाँ पर हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य में भी जो हमारे सहयोगी अधिकारी हैं वो भी इस दिशा में आगे आएंगे और पूरा सहयोग करेंगे। और पिछले जो हमारा अनुभव रहा है कि पिछले 3 महीने पहले दिसंबर में ये रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके बाद से जो रीजनल कॉन्फ्रेंसेस और कुछ स्टेट लेवल पर भी कॉन्फ्रेंसेस हुए, आदि हुए, वेबिनार्स अधिकतर हुए, उसमें सभी लोगों का हमें पूरा सहयोग मिला। और आज भी इस कार्यक्रम के दौरान भी सभी राज्यों से आए हुए जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, सभी ने कहा कि नहीं, ये सही रास्ता है, इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम 2030 तक जो लक्ष्य है उसको हम लोग निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा अब समय नहीं लेंगे कि ये जो हम लोगों ने सीखा है इसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बोथ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब आपका जो विजुअल है कि फिल्म्स है, वीडियोस है, उसको हम लोग आप तक, गांव-गांव तक पहुंचाएं।
और कुछ जो आपकी है उसको हम रिपोर्ट की तरह, की पुस्तिका की तरह, किताब की तरह भी हम लोग देंगे। अभी हम लोगों ने इन 9 थीम्स पर छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस किए थे, जिसको पीपीटी में, स्थानीय भाषा में पीपीटी के रूप में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में हम लोगों ने सभी स्टेट्स को भेजे हैं, 14 भाषाओं में यहाँ भी दिया है। तो अब हमारी यह उम्मीद है कि ये सबसे पहले कम से कम वो जो 9 थीम पर प्रेजेंटेशन है वो तो जा करके अपनी ग्राम सभा, अपने पंचायत के लोगों के, सभी लोगों के सामने उसे दिखाएं। उसके बाद आगे जैसे जैसे और जानकारी मिलते जाएगी उसको हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे। और 24 अप्रैल को जो इस साल का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होगा, पूरे देश में इस बार 322 पंचायतों को चुना गया है, जो अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार होते हैं। अब उन सारे ग्राम पंचायतों का उसकी लिस्ट वेबसाइट पर आ गई, है। तो जो धनराशि है, पुरस्कार की राशि है, वो तो आपको उसी दिन 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी बटन दबा करके सीधे वो पंचायत के खाते में चली जाएगी। दूसरा है कि उसका जो सर्टिफिकेट होता है, जो मेमेंटो के रूप में जाता है, वो भी हम लोग अगले 3-4 दिनों के अंदर स्टेट हेडक्वार्टर पर चला जाएगा और वहां से वो आपके पंचायत पे जाएगी। और हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन किया है कि उनके जिले के प्रभारी मंत्री या सांसद या विधायक या कोई वरिष्ठ अधिकारी व्यक्ति वो ग्राम सभा की मीटिंग में उस दिन सभी लोगों के सामने जो चयनित, जो पुरस्कृत हुए हैं, उन्हें वो मेमेंटो भी जाकर के वहां पर दे। तो ये काम भी 24 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। इसके पहले हमें याद है कि 6-6 महीने हो जाते थे, यूसी नहीं आता था और लोगों को पुरस्कार की घोषणा हो गई, लेकिन पैसा उनको जो है जाता ही नहीं था। तो ये सारी चीज को, व्यवस्था को बदली जा रही है। दूसरा, कई लोगों ने कहा कि ये एक अच्छा आइडिया होगा कि जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको हम लोग पुरस्कृत करें। तो अगले साल से ये व्यवस्था हम लोग करेंगे कि इन सभी 9 थीम पर जो ब्लॉक स्तर पर सबसे बढ़िया काम करने वाले हैं, उन 3 ग्राम पंचायतों को ब्लॉक स्तर पर पहले चयन हो। जो ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है वो सारे कंपीट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट के 1, 2, 3 कौन होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप पंचायत होगा वो स्टेट लेवल के लिए कंपीट करेगा कि राज्य का कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा। और फिर जो राज्य से टॉप करता है वो कंपीट करेगा कि पूरे देश में सबसे बढ़िया पंचायत कौन होगा उस थीम पर। और इस पर जो पुरस्कार राशि है वो भी अलग अलग स्तर पर संबंधित विभाग भी देंगे। वो भी सारा, हमने सारे ये का ठेका थोड़ी लिया है कि पंचायती राज विभाग ही स्वस्थ गांव का भी देगा और आपका गरीबी मुक्त गांव का भी देगा। तो आपका स्वस्थ गांव का पुरस्कार है वो स्वास्थ्य विभाग देगा। आपका ग्रीन एंड क्लीन विलेज का पुरस्कार है तो वो आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विभाग देगा। तो ये सब जो अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैमाने पर जो पुरस्कार दे रहे थे, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इन 9 थीम्स पर पुरस्कारों को हर एक स्तर पर उसको स्पॉन्सर करना शुरू करें। और ये जब होगा तो आपका, हम ब्लॉक में सबसे बेस्ट हैं, हम डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेस्ट हैं, हम स्टेट लेवल पे बेस्ट हैं और हम नेशनल लेवल पे बेस्ट हैं। तो ये एक प्रतियोगिता की भावना आएगी, इंसेंटिव का एक स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारी चीजों पर हम लोग कर रहे हैं। जैसी संगोष्ठी यहाँ पर की गई, हम लोगों का प्रयास होगा कि इसको स्टेट के लेवल पर भी, रीजनल लेवल पर भी और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तैयारी करके हम लोग इस तरह की गोष्ठी करें। तो वहां पर जो स्टेट सबसे पहले आगे आएगा
जैसे उड़ीसा के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग तो बहुत जल्दी जो है इसी तरह की संगोष्ठी हम अपने स्टेट में करेंगे और उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स या जो हम जिनको हम वहां पर ले जा करके जो अपने विचार उनके साथ साझा कर सकते हैं इन सारे 9 थीम्स पर, उनको हम लोग वहां साथ ले जाएंगे ताकि वहां के पंचायतों के लोगों के साथ इस तरह का ये चल सके। तो ये एक शुरुआत है। मुझे खुशी है कि आप सभी लोगों ने अत्यंत ही धैर्यपूर्वक इस पूरे 1 सप्ताह के कार्यक्रम में सहभागिता की। कुछ एक स्थानों पर यदि हम लोग अधैर्य हो गए हों, यदि समय की कमी के कारण सभी लोगों को अपनी बात कहने और सुनाने और दिखाने का अवसर न मिल पाया हो, तो मंत्रालय की ओर से हम लोग, मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब ऐसे कई आयोजन होंगे तो वहां आप सभी लोगों को अपनी बात कहने, सुनने, दिखाने का मौका मिलेगा। और जो आपसे अनुरोध है सभी जगह से कि जो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इसी तरह, जैसे 3 मिनट की यहाँ पर फिल्म बनी थी, ये एक बहुत अच्छा पहला प्रयास था और ज्यादा प्रभावी प्रयास था, क्योंकि हम जो 5 मिनट में या 10 मिनट में बोलते, उससे बेहतर वो 3 मिनट की फिल्म में जो है सारी बात सामने आ जाती है और जिन्हें भाषा नहीं भी आती है वो भी फिल्म देख करके समझ जाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमने किया क्या है, करना क्या है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की बहुत जरूरत है। उसमें जितने भी हम लोगों के पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोगों से जो भी मिलेगा उसको हम लोग सभी के साथ निरंतर शेयर करते रहेंगे। तो ये कुछ एक बातें थी जो मैं अपनी ओर से कहना चाहता था। पुनः मैं आप सभी का आभारी हूँ और हृदय से आप सभी का अभिवादन और बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में, उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जो कोविड काल का ये 2 साल का समय गुजरा, इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, सभी लोग सभी जगह पर स्वस्थ रहें, सभी जगह सुख शांति हो और हम लोग पूरे मनोयोग से पूरी जोर लगा करके अपने कार्यों का निष्पादन कर सके, कार्यों को पूरा कर सकें। आप सभी लोग सकुशल अपने घर पहुंचे, स्वस्थ रहें और अगले 24 अप्रैल को धूमधाम के साथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाएं। हम लोग स्वयं इस बार जम्मू में कार्यक्रम हो रहा है। अगले 1 हफ्ते में हम लोग वहां पर रहेंगे और जो जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू प्रभाग हो या आपका कश्मीर प्रभाग हो, वहां के जितने आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ हमारे अधिकारियों की 3 टीम इन 9 थीम्स के बारे में उनको भी सेंसिटाइज करना, उनके साथ विचार विमर्श करने का कार्य करेगी, ताकि सभी लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अगर हमें स्वस्थ गांव बनना है, अगर हमें गरीबी मुक्त गांव बनना है, अगर हमें चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनना है तो हम कैसे बनेंगे, हमें करना क्या है। तो अपनी ओर से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इसी प्रकार का प्रयास दूसरे राज्यों में भी सभी जगह पर हम लोग आगे निरंतर करेंगे। धन्यवाद।